दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ इस लॉकडाउन में आप लोग सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मुद्रास्फीति से संबंधित चर्चा करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। पहले हम लोग मुद्रास्फीति की परिभाषा को समझ ले। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के त्रिक में से एक है। महंगाई आम आदमी को प्रभावित करने वाली सबसे विदित आर्थिक अवधारणा है। भारत में यह एक काफ़ी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। महंगाई के फलस्वरूप चुनाव में कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन आम आदमी महंगाई बढ़ने या घटने के पीछे विद्यमान कारकों इस प्रकार और इसे रोकने संबंधी उपाय के साथ इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को शायद ही जानता हो। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य इन सभी अवधारणात्मक और नीतिगत पहलुओं पर एक नज़र डालना है। इसकी परिभाषा है कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि, कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि, अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हों तो ये महंगाई है। ये मुद्रास्फीति की कुछ बेहद प्रचलित किताबी परिभाषाएं हैं। अगर किसी एक चीज़ के दाम बढ़े हैं तो यह महंगाई नहीं है। मुद्रास्फीति तब है जब अधिकतर चीज़ों के दाम बढ़ गए हों। जब दामों के सामान्य स्तर में कुछ समय से गिरावट आ रही हो तो ये अपस्फीति है, यानी महंगाई के विपरीत स्थिति है, यानी मूल्य का घटना। इसे डिसइन्फ्लेशन के तौर पर जाना जाता है। हालांकि मौजूदा अर्थव्यवस्थाओं में अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन को कीमतों में गिरावट के संकेत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसकी बजाय कीमतों के बढ़ने को महंगाई में वृद्धि और कीमतों में कमी को महंगाई में कमी के तौर पर इंगित किया जाता है। अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन आधुनिक सरकारों की माइक्रो इकोनॉमिक्स नीति का हिस्सा बन गया है। नीति के संदर्भ में बात करें तो ये राष्ट्रीय आय और उत्पादकता के स्तर पर कमी दिखाता है। सामान्यतः कीमतों के स्तर में एक गिरावट के साथ ऐसी नीतियां सरकारें जानबूझकर लाती हैं जिनका उद्देश्य महंगाई कम करना और आयात की मांग को कम कर भुगतान संतुलन में सुधार करना होता है। अपस्फीति के उपकरण के तौर पर किसी भी नीति में राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय होते हैं। मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो है थोक मूल्य सूचकांक तथा दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक मूल्यों के औसत स्तर की माप होता है, अर्थात इससे किसी एक विशेष वस्तु के वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता। मुद्रास्फीति का दर सामान्य मूल्य में परिवर्तन की दर होती है, जिसकी माप निम्न प्रकार से की जाती है। मुद्रास्फीति दर वर्ष x मूल्य स्तर वर्ष x मूल्य स्तर वर्ष x1 मूल्य स्तर वर्ष x1 इंटू 100 यह दर प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है। हालांकि मुद्रास्फीति संख्याओं में भी दर्शाई जाती है। मूल्य सूचकांक अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का एक भारयुक्त औसत होता है। सूचकांक में विगत के किसी विशेष वर्ष आधार वर्ष में कुल भार को 100 के रूप में दिया जाता है, जबकि इसकी तुलना चालू वर्ष से की जाती है, जिसमें चालू वर्ष में मूल्यों में उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है। आधार वर्ष की तुलना में 100 में उतार या चढ़ाव आता है और इसे मुद्रास्फीति को संख्याओं में मापा जाता है। मुद्रास्फीति को बिंदु दर बिंदु मापा जाता है। इसका अर्थ है कि वार्षिक मुद्रास्फीति की संदर्भ तिथि 2 लगातार वर्षों में जनवरी 1 से जनवरी 1 होती है। उसी प्रकार साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर किसी एक सप्ताह में आए बदलाव को व्यक्त करती है, जिसका संदर्भ सप्ताह के लगातार 2 अंतिम दिन होते हैं। जैसे कि भारत में 2 शुक्रवारों का अपराह्न 5 बजे का समय है। मुद्रास्फीति क्यों होती है या मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन से मुद्रास्फीति होते हैं, हम इसको इस आधार पर जान सकते हैं। मुद्रास्फीति क्यों होती है, पहले इसे जान ले। मुद्रास्फीति क्यों होती है, इस मुद्दे पर अर्थविदों में पूरी 19वीं और 20वीं सदी में बहस चलती रही और यह बहस अब भी जारी है। लेकिन इस बहस से हमें मुद्रास्फीति होने के पीछे विद्यमान कारणों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो सका वह महत्वपूर्ण है। इसे हम 2 खंडों में बांटकर देख सकते हैं। पहला 1970 के दशक से पूर्व का
1970 के दशक से पहले जब मुद्रावादी स्कूल का चलन नहीं आया था, तब तक अर्थशास्त्री महंगाई के दो कारणों को लेकर सहमत थे। मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग की वजह से महंगाई, मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन की वजह से दाम बढ़ जाते हैं। या तो मांग आपूर्ति के स्तर तक बढ़ जाती है या फिर आपूर्ति कम होती है मांग के साथ, और ऐसे में मांग की वजह से महंगाई बढ़ती है। ये किन्सवादी विचार है। किन्स स्कूल का मानना है कि कर बढ़ाकर और सरकारी खर्चों में कटौती करके लोगों के व्यय करने को रोका जा सकता है और अतिरिक्त मांग पर काबू पाया जा सकता है। व्यवहार में सरकारें इसी महंगाई को रोकने के लिए मांग और आपूर्ति के ताने बाने पर नजर रखती है। कई बार परिस्थिति के मुताबिक उन चीज़ों का आयात किया जाता है जिनकी आपूर्ति कम होती है। ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ाई जाती है। मजदूरी को भी संशोधित किया जाता है। इसका दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। कारक इनपुट की लागत है में बढ़ोतरी की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, यानी किसी चीज़ के उत्पादन की लागत बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में होने वाला इजाफा लागत की वजह से होने वाली महंगाई होती है। किन्स स्कूल ने सुझाव दिया कि ऐसी महंगाई पर लगाम के लिए कीमतों और आय पर नियंत्रण सीधा असर डालता है। उनके मुताबिक नैतिक उत्तेजना को रोकने के लिए भी ये कारगर है और इसके अलावा ट्रेड यूनियनों की आधिकारिक शक्तियों को कम किया जाना भी एक अप्रत्यक्ष उपाय है। मूल रूप से लागत आधारित महंगाई की मुख्य वजह इस दौर के दौरान ट्रेड यूनियनों की ज़्यादा मजदूरी की मांग थी। आज दुनिया भर की सरकारें ऐसी महंगाई को रोकने के लिए कई उपाय अपनाती है, जैसे कच्चे माल पर एक्साइज और कस्टम शुल्क में कमी और मजदूरी संशोधन इत्यादि। इसका दूसरा पॉइंट है 1970 के दशक के बाद का, जिसमें पहले आता 1970 के शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था के मुद्रावादी स्कूल के उदय के बाद। मुद्रावाद 1945 के बाद किन्स के मांग प्रबंधन के विरोध के बाद विकसित हुआ। महंगाई की मुद्रावादी व्याख्या उपलब्ध कराई गई। तथाकथित महंगाई मांग जनित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अधिक चलन की वजह से थी। इसका पहला पॉइंट होगा मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित महंगाई मांग आधारित मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के लिए उपभोक्ता के पास उत्पादन के स्तर के समान रहने के दौरान अधिक क्रय शक्ति आने की वजह से शुरू हुई। ऐसा माइक्रो स्तर पर वेतन के बढ़ने और मैक्रो स्तर पर डिफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से है। ये विशिष्ट रूप से बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर समानुपात में बढ़ाए हुए अतिरिक्त मुद्रा लोगों के हाथ में देने का मामला है, चाहे अतिरिक्त नोट छापकर या सार्वजनिक उधारी के जरिए। जैसे रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीज़ें कम है। ये डिमांड पुल मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है। इसका दूसरा पॉइंट है लागत जनित मुद्रास्फीति। इसी तरह मुद्रावादियों के लिए लागत जनित मुद्रास्फीति भी महंगाई की कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं है। ये कुछ अतिरिक्त मुद्रा द्वारा वित्त पोषित होती है। ये सरकार द्वारा किया जाता है मजदूरी के संशोधन से, सार्वजनिक उधारी से या नोट छापकर आदि। कीमतों में इजाफा का अपने आप उपभोक्ता खरीदारी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि कुछ अतिरिक्त क्रय शक्ति बनाए जाने की वजह से लोगों के पास अतिरिक्त हो जाता है और वो ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी करने लगते। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी खपत अपनी क्रय क्षमता के हिसाब से कर लेते और ऐसे चीज़ों की समग्र मांग नीचे आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब हर लागत जनित मुद्रास्फीति रुपयों की अधिकता, मुद्रा आपूर्ति या आमद के बढ़ाने का नतीजा है। मुद्रावादियों का मानना है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में तय स्तर के उत्पादन के लिए तय स्तर की मुद्रा की आपूर्ति जरूरी है। उत्पादन के लिए उसी स्तर पर रुपयों की अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से मुद्रास्फीति होती है। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति दबाव की स्थिति को काबू में रखने के लिए उन्होंने समुचित मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, नोटों की छपाई, सार्वजनिक उधारों आदि भी सुझाए। मुद्रावादियों ने मुद्रास्फीति को लेकर किन्स के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। अच्छा दोस्तों, आज इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें।